नहीं है, मतलब हम इस चैप्टर के अंदर कोई इनकम निकालना नहीं सीखेंगे, लेकिन इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पीजीबीपी। मैंने आपको बताया था कि इनकम कमाने के 5 सोर्स होते हैं, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी, इसके अलावा पीजीबीपी हुआ, सैलरी हुआ, सीजी हुआ, और इसके अलावा होता है अदर सोर्स। तो अभी हमने केवल इनकम का एक ही सोर्स पढ़ा, जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। अब सेकंड सोर्स हम पढ़ना चाहते हैं पीजीबीपी, लेकिन पीजीबीपी पढ़ने से पहले हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन एंड अदर इफेक्ट्स। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जो व्यापारी वगैरह होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें अपनी असेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलता है, तो वो अपने असेट्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम कैसे करें या अपने असेट्स पे डेप्रिसिएशन निकालने की गणना कैसे करें, वो हमें आना चाहिए। इसलिए उस चैप्टर से पहले हम चैप्टर सीखेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम 11th 12th में जो भी डेप्रिसिएशन निकालना सीख करके आए हैं, यहाँ पे वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग सिस्टम चलने वाला है। यहाँ ब्लॉक बनते हैं अलग अलग असेट्स के लिए। देखो, जैसे कि मैं एक छोटा सा ब्लॉक कुछ इस तरह से बनने वाला है। मान लीजिए हमने पहला ब्लॉक बनाया, और पहला ब्लॉक बनाया अपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तो डेप्रिसिएशन जो है आप यहाँ निकालेंगे, उसका परफॉर्मा को शेयर रहने वाला है। सबसे पहले आप इस परफॉर्म में लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सी वाली? ओपनिंग। आपको पता है अपना साल शुरू का पता है 2020 में। तो इस दिन आपके प्लांट एंड मशीनरी की डब्ल्यूडीवी क्या चल रही है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने जैसे मान लो 2 असेट्स खरीदी, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो उन दोनों को वैल्यू लिख करके आपको यहाँ पे भाग लिखनी होगी, ठीक है। और आपको फिर लेस करना है सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने अपने प्रीवियस ईयर में कौन सी प्लांट एंड मशीनरी बेच दी है, उसे आपको लेस करना है। और लेस करने के बाद आपकी बची हुई असेट्स यहाँ दिखाई देगी। इसको आप करोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक का कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। सबसे पहले आपके पास जितनी भी असेट्स पड़ी हुई है, जितनी का मतलब जितनी भी प्लांट मशीन की पड़ी हुई है, उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या है वो लिख देंगे, आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा। आपने फिर 20-21 के दौरान जितनी भी असेट्स परचेज करी है, जितनी भी असेट्स का मतलब प्लांट मशीनरी परचेज करी है, वो आप यहाँ जोड़ देंगे, और जितनी प्लांट मशीनरी अपनी बेची वो आप लेस कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने अप्रैल में बेचा हो और अगस्त में खरीदा हो, तो आपके मन में ऐसा चलेगा कि पहले तो बेचा है ना, अप्रैल में आता है तो सेल्स को पहले लिखूं, और अगस्त में खरीदा है तो अगस्त को बाद में, मतलब परचेज को बाद में लिखूं। ऐसा नहीं करना है, डेट पे ध्यान नहीं देना है, खरीदने की डेट पे ध्यान नहीं देना है, मेरा मतलब है ना। और अभी ध्यान नहीं देना है, बाद में ध्यान देना है जब डेप्रिसिएशन करेंगे तब। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर हाल में, चाहे आपने एसेट्स कितनी भी तारीख को खरीदी हो या कितनी भी तारीख को बेची हो, आपको पहले ऐड क्या करना है? परचेज, और बाद में लेस क्या करना है? सेल्स, ठीक है। तो आपकी क्या जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लांट मशीनरी पड़ी हुई थी। आपने एक असेट्स 15,000 रुपए की और दूसरी असेट्स 25,000 रुपए की खरीदी। टोटल कितना हो गया? 40,000 रुपए। और आपने प्रीवियस ईयर के अंदर मान लो आपके पास एक सी मशीन पहले से पड़ी हुई थी, उसको आपने बेच दिया, और सी मशीन जो थी वो 10,000 रुपए की थी, वो आपने बेच दी, 10,000 रुपये पे लेस कर देंगे। तो आपके ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 लाख प्लस 140 माइनस 10, तो 1,20,000 रुपये। ये हो जाएगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक। अब इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं, और हमेशा पहला टुकड़ा निकालना है आपको नया, कि इस एक केस की क्लोजिंग वैल्यू में से नई असेट्स कितनी की, तो आपने नई कितनी खरीदी थी? 40 की। तो इस एक केस में 40 कौन सी है?
नई वाली, तो पुरानी कितनी बची? 90,000 रुपए की। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इस प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन रेट कितनी? 15% है। ये आपको पता पड़ जाएगा धीरे धीरे कि किस पे कितनी रेट है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस क्लोजिंग वैल्यू के दो टुकड़े करेंगे कि पहले निकाला नया टुकड़ा कि नया कितना है और बचा हुआ जो होगा वो क्या कहलाएगा? पुराना। ठीक बात है। अब इस नए के भी दो टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। एक तो इसका यूज 180 दिन से ज्यादा हो और एक इसका यूज 180 दिन से कम हो। मतलब प्रीवियस ईयर में आपने जो असेट्स खरीदी है ये 40,000 वाली, हो सकता है इसमें से आपने जो ये खरीदी है 15,000 रुपए की, ये आपने 180 दिन से ज्यादा यूज करी है प्रीवियस ईयर में, तो मैं 15,000 रुपए की लेता हूँ। और जो 25,000 वाली है इसका प्रीवियस ईयर में यूज, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, यूज की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना बात। 25,000 रुपए वाली मशीनरी का यूज आपने 180 दिन से कम किया है, तो मैंने उसको अलग लिख दिया। ठीक है, अब लगाते हैं डेप्रिसिएशन। देखो ओल्ड मशीनरी पे हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमने पुरानी मशीनरी को 180 दिन से ज्यादा काम में लिया है, कम काम में लिया है। जाहिर सी बात है वो हमेशा और हमेशा 180 दिन से ज्यादा ही काम में आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मशीन पुरानी है और वो 1 अप्रैल से ही हमारे पास पड़ी हुई है, तो मतलब उसका यूज तो 1 अप्रैल से ही हो रहा है। दिक्कत किससे है? जो हमने अभी खरीदी है। तो जो अभी खरीदी है वो हमने साल भर में कब खरीदी? 6 महीने निकलने से पहले या 6 महीने निकल जाने के बाद। अगर 6 महीने निकलने से पहले खरीद ली तो जाहिर सी बात है उसका यूज कितना हो चुका? 180 से ज्यादा। और अगर 6 महीने निकलने के बाद खरीदी हो मशीन तो उसका यूज क्या होगा? उसका 80 दिन से कम यूज होगा। तो ये रीजन है नई वाली मशीन को दो टुकड़ों में और बांटने का। चलिए अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रेट कितनी है? 15%। निकालो 90,000 का 15%, 13,500 रुपये। यहाँ पे जो मशीन 40,000 रुपये की खरीदी हमने नई वाली, इन दोनों मिलाकर 40 थी, उसमें से 15 वाली थी वो 100 से ज्यादा यूज में आई है हमारे, तो इस पे भी लगेगा फुल डेप्रिसिएशन, फुल रेट से 2250 रुपये। और ये जो मशीनरी है बी वाली जो हमने 180 दिन से कम काम में ली है, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी आधी। इस पे लगेगी इसकी आधी, मतलब कि 7.5%। निकालो 1,875 रुपये। तो टोटल डेबिट कितना हो जाएगा? 13,500, 1875 प्लस 2250, 17,625 रुपये। ये आपका हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। तो समझ रहे हैं आपको? इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर लेते हैं। उनके स्वामित्व में निम्न संपत्तियां थी। कहता है इसके पास 3 संपत्तियां हैं। संपत्ति ए भवन, मतलब भवन ए, भवन बी और भवन सी, और उसका 1 अप्रैल 2020 को डब्ल्यूटीवी कितना है वो दे रखा है और पास में रखी है डेप्रिसिएशन की डेट। ठीक है, देखो तो आपका एक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक फर्स्ट, और ये बनेगा आपका जो 10% रेट है ना, बताया था आपको 10% रेट होती है नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की। ऐसी बिल्डिंग जिनका उपयोग रहने के लिए नहीं होता। जैसे मान लो, जैसे अभी राइट में ये बिल्डिंग है, यहाँ पढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ये कोई भी नहीं था, तो ये बिल्डिंग किसी की रहेगी? नॉन रेसिडेंशियल। अपना सिनेमा हो गया, तो सिनेमा को रहता है क्या? नहीं रहता, वहाँ पिक्चर देखा जाती है। ऑफिस हो गया, ऑफिस में रहता है क्या? नहीं, वहाँ ऑफिस का काम होता है। और फैक्ट्री हो गई, गोडाउन हो गया, हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारी जो बिल्डिंग है ये किसी कैटेगरी में आती है? नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आती है। और हॉस्टल में रहते हैं सही बात है। तो कहने का मतलब है, नहीं मेरे ख्याल में हॉस्टल नहीं काउंट होगा इसके अंदर। रीजन क्या है? वो निवास स्थान नहीं है, मतलब रहने की, मतलब वो फैसिलिटी है रेंट पे रहने की, लेकिन जहाँ अपना घर में रहना इस तरह की बिल्डिंग नहीं है। मतलब वो कमाई का जरिया है हॉस्टल भी, समझ रहे आप? घर कमाई का जरिया नहीं होता। या कि हॉस्टल्स में काउंट होगा, मैं और देख के बताऊंगा आपको। चलिए, तो मैं कह रहा था कि ये सारी तरह की बिल्डिंग जो आती है वो आती है नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी में आती है, और इन पर
डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है इस तरह की बिल्डिंग में वो कितनी होती है 10%। तो अभी मैं इस भवन ए और बी जिस पे रेट कितनी डेप्रिसिएशन की 10% उसे काउंट करूंगा इस ब्लॉक में। तो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग पहला ब्लॉक अपना इस नाम से बनने वाला है। अच्छा रेट कितनी है इस पे 10%। चलिए ये रहा हमारा ब्लॉक और इस ब्लॉक में हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग WDV किस तारीख की 1 अप्रैल 2020 की। और ओपनिंग WDV देखो बिल्डिंग ए की कितनी है 260 और उसकी कितनी है 140 टोटल कितना जाएगा 4 लाख। हिंट के लिए लिख लेता हूँ ताकि तुम समझ पाए कि इसमें ए और बी दो बिल्डिंग शामिल है। चलिए देखो ऐसा हो सकता है कि अगर सेम नेचर हो असेट्स का और डेप्रिसिएशन की रेट भी सेम हो तो आप उन दोनों के लिए एक ही ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे कि ये ए और बी दोनों ही क्या है बिल्डिंग मतलब इनका नेचर क्या है सेम, इनकी रेट भी क्या है सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग ब्लॉक ना बना करके एक ही ब्लॉक बनाया है। ठीक है एक इसके पास है भवन सी और इस पे डेप्रिसिएशन रेट कितनी है 5%। इसका मतलब ये बिल्डिंग बताओ कैसी है रेसिडेंशियल मतलब रिहायशी बिल्डिंग है रहने वाली। हॉस्टल पे थोड़ा डाउट है मुझे कि हॉस्टल आपको मैं बता दूंगा ना। तो ये है हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और इस पे जो रेट डेप्रिसिएशन की वो कितनी है 5% है। तो इसकी भी हमें ओपनिंग WDV दे रखी है वो हम लिख देंगे। और ये किस तारीख की चाहिए होती है हमें 1 अप्रैल 2020 की चाहिए होती है। और अभी इसकी रेट है 80,000 रुपये। फिर इसने कहा गत वर्ष के दौरान फर्म ने लिखित संपत्तियां प्राप्त की मतलब उसने खरीदी है। तो एक तो उसने खरीदा है भवन की इसकी रेट कितनी है 10%। तो बताओ ये पहले ब्लॉक के आइटम है सेकंड ब्लॉक के आइटम है पहले ब्लॉक के आइटम है। अच्छा हम हमेशा परचेज लिखते सेल्स लिखते हैं परचेज हमेशा पहले लिखते हैं। तो अभी आपने परचेज किया है कौन से सेल्स ई को आपने परचेज किया है 1 मई 2020। हाँ तब क्या है 1 मई 2020 ठीक है। और कितने रुपए में परचेज किया है आपने 2 लाख 2 लाख रुपए में परचेज किया ठीक है। फिर आपने एक और बिल्डिंग एफ खरीदी है इसकी रेट कितनी है 5%। इसका मतलब ये सेकंड ब्लॉक का मामला है। तो यहाँ पे आप ऐड करो परचेज बिल्डिंग एफ और ये आपने खरीदी है 10 जुलाई 2020 को। और इस पे सॉरी अमाउंट कितनी है इसकी 40,000 रुपये ठीक है। आगे इसमें क्या है गत वर्ष के दौरान फर्म ने न्यून संपत्तियां बेची। तो मैंने कहा पहले परचेज ऐड करते हैं उसके बाद ही सेल्स को लेस करते हैं। ये कह रहा है किसने भवन ए बेचा। अच्छा भवन ए जो है वो कौन से ब्लॉक में था फर्स्ट ब्लॉक में। इसका मतलब जो सेल ए भवन किया है वो यहाँ पे लेस होगा। और ये आपने 3 लाख रुपए में सेल किया है। बेचने की डेट हमारे काम की नहीं है सिर्फ खरीदने की डेट का ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसने भवन सी बेचा है और आपको पता है भवन सी कौन से ब्लॉक में था सेकंड ब्लॉक में था। तो आप यहाँ पे लेस कर दीजिए सेल्स। ये है 60,000 रुपए की। फिर से कहते कहा कि फर्म को कर वर्ष 21-22 के लिए स्वीकृत राशि करना कीजिए ठीक है। तो 4 लाख और 2 6 लाख 6 माइनस 3 तो 3 लाख के 3 लाख क्या आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक राइट। इस क्लोजिंग वैल्यू ब्लॉक के आपको कितने टुकड़े करने 2 टुकड़े। और हमेशा फर्स्ट वाला टुकड़ा कौन सा होगा नया और दूसरा टुकड़ा कौन सा होगा पुराना। आप देखिए अपनी नई कितनी खरीदी थी तो इस 3 लाख में 2 लाख कैसी है नई और बाकी कितनी बची वो कौन सी है पुरानी। अच्छा नई के आपको 2 टुकड़े करने हैं 180 दिन से ज्यादा और 180 दिन से कम। तो आप ध्यान दो आपने जो ई मशीन खरीदी वो कब खरीदी 1 मई को खरीदी थी। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बहुत सारे दिन हो रहे हैं आराम से इस दिन से ज्यादा जाएंगे ठीक है। तो कहने का मतलब ये 2 लाख के सेल्स पूरी की पूरी कैसी है जो प्रीवियस ईयर में 180 दिन से ज्यादा कम में आई है ठीक है। चलो अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है 10%। ओल्ड मशीन के लिए सोचना ही नहीं है
लगाना है 10%, 10,000 रुपये। यहाँ पे 2 लाख पे भी, क्योंकि इसको 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो इसमें भी फुल रेट लगेगी। कितनी? 10%। तो ये हो जाएगा 20,000। अगर इस प्रश्न में इस असेट्स की का यूज जो है प्रीवियस ईयर में 180 दिन से कम होता तो मैं इस पे हाफ रेट से, मतलब कितना, 5% की रिडक्शन लगाता। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आ जाइए, सेकंड लो, यहाँ आपके 8 और 4 एक बीस तो ये हो गया, एक बीस से गए 60, तो कितना बचा? 60,000 रुपये। ये है आपका क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए इस 60 के आप दो टुकड़े करेंगे, पहला टुकड़ा कौन सा होगा? न्यू, दूसरा ओल्ड। चलिए इसमें न्यू कितना? 40, और कितना बचा? 20। अब न्यू टुकड़े कितने करने हैं? 2। पहला टुकड़ा कौन सा? 180 से ज्यादा और दूसरा 180 से कम। यहाँ पे देखो आपने ये जो नई मशीन से कब तक? 10 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने तक हो रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम खुद से ज्यादा, तो फुल रेट लगा देंगे। तो यहाँ आप लगाइए कितना? 5%, 2,000 रुपये, और यहाँ लगाइए आप 5%, 1,000 रुपये। तो आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन है अंडर सेक्शन 32 वो कितना होने वाला है? इन सब जोड़ लिया आपने? 33,000 रुपये।